इस श्रृंखला में एक बार पुनः आपका अभिवादन, स्वागत है। हम नववर्ष में और आज मकर संक्रांति के दिन निराला की प्रगतिशील चेतना पर चर्चा करने जा रहे हैं। हम जानते हैं कि आधुनिक हिंदी कविता, जिसका एक लंबा और सशक्त सुदीर्घ इतिहास है, भारतेंदु युग से चलते हुए, प्रारंभ होते हुए आज तक लगातार आधुनिक उत्तर आधुनिक कविता, इसका सृजन निरंतर चल रहा है। विश्व स्तरीय अनेक कवि, अनेक रचनाकार जो कवि के साथ साथ गद्य धर्म का निर्वाह भी करते रहे, ऐसे बहुत से रचनाकार आधुनिक हिंदी कविता ने, आधुनिक हिंदी साहित्य ने हमें प्रदान किए। उन्हीं में एक सशक्त नाम, एक सशक्त हस्ताक्षर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है। जैसा नाम वैसा गुण कहा जाता है, यथा नाम तथा गुण। तो सूर्य जैसी कांति सूर्यकांत निराला में, और अन्य रचनाकारों से एक अलग पहचान, एक विलक्षण पहचान जो उन्हें निराला बनाती है। ऐसे महाकवि, विद्रोही कवि और कविता के अनेक रूपों को हमारे समक्ष सृजित करने वाले, सारस्वत कृपा से संपन्न समृद्ध कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जो न केवल छायावादी कवि हैं, अपितु वह प्रयोगवाद और प्रगतिशीलता, इन पर भी अपनी गंभीर दृष्टि केंद्रित करते हैं। और उनके सृजन में, चाहे वो गद्य हो या पद्य हो, उसमें वो प्रगतिशील चेतना मुखर होकर आती है। यह प्रगतिशीलता प्रगतिवाद से भिन्न है। प्रगतिशील कोई भी कवि, कोई भी रचनाकार, किसी भी युग का रचनाकार हो सकता है। कबीर भी प्रगतिशील थे। उनकी कविता में हमें, जो कि भक्तिकाल के संत काव्य परंपरा के प्रवर्तक कवि हैं, उनमें भी हमें प्रगतिशील चेतना दिखाई देती है। महादेवी वर्मा प्रगतिशीलता अपने गद्य और पद्य दोनों में प्रकट करती हैं। उधर मीराबाई भी भक्तिकाल की कवित्री हैं, प्रगतिशीलता वहां भी दिखाई देती है। तुलसी में भी प्रगतिशीलता प्रचुर मात्रा में दिखाई देती है। तो हम देख सकते हैं कि ये प्रगतिशील किसी वाद से जुड़ा हुआ अवधारणात्मक शब्द नहीं है। इसलिए निराला की प्रगतिशील चेतना पर जब हम विचार करते हैं, तो हम यह भी जानते हैं कि निराला ने अपने जीवन काल में, अपने रचना काल में समय समय पर जो समकालीन समस्याएं थी, चुनौतियां थीं, जो गंभीर मुद्दे थे, विचारणीय बिंदु थे, उन सब पर भी चिंतन किया, अवलोकन किया, और वो कविता में और गद्य रचनाओं में उन्हें समाहित करते हुए, उन पर विचार करते हुए अपने मनोभावों से हमें अवगत कराते रहे। इसलिए बहुत से साहित्यिक आंदोलनों से उनका रिश्ता रहा, उनका संबंध रहा। निराला के साहित्य में प्रगतिवादी चेतना, जब हम इस पर विचार करते हैं, तो हम देख सकते हैं कि वो प्रत्यक्ष रूप में और परोक्ष रूप में, प्रकारांतर से, दोनों तरह से हमें प्रगतिवादी, जो प्रगतिशील चेतना है, यह जो आधुनिक हिंदी कविता का प्रगतिवाद आंदोलन है, उससे भिन्न है, नितांत भिन्न है। वह तो एक विचारधारा विशेष से जुड़ा हुआ था, लेकिन यह प्रगतिशील भाव जो है, वह अपने समय से आगे देखने की चेतना है। समकालीन, समयुगीन समस्याओं के
संदर्भ में विचार करते हुए उनसे निदान खोजने की चेतना है और ऐसी सामाजिक विद्रूपताओं के प्रति आक्रोश प्रकट करने की चेतना भी है। इसलिए जब हम प्रगतिवाद की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि सन 1936 में लखनऊ में अप्रैल महीने में प्रगतिशील लेखक संघ की एक स्थापना हुई और उसके प्रथम अधिवेशन के समय जब पहला अधिवेशन हुआ तो हिंदी में प्रगतिवादी आंदोलन की स्थापना के साथ साथ इस प्रगतिवाद रूपी जो काव्य आंदोलन है इसके आगमन की घोषणा भी हुई और इस प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता हिंदी के कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद ने की थी। प्रगतिवाद का जो सैद्धांतिक आधार है वह कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है, यह हम जानते हैं। और राजनीति के क्षेत्र में जिसे समाजवाद, साम्यवाद आदि नामों से भी अभिहित किया गया, साहित्य के क्षेत्र में उसी को प्रगतिवाद कहा गया। तो हम देख सकते हैं कि समाजवाद, साम्यवाद, प्रगतिवाद, इनकी वस्तु के आधार पर मूल चेतना एक सी है। समालोचक डॉक्टर बच्चन सिंह ने सुमित्रानंदन पंत विरचित युगवाणी को, उनकी पंत जी की बहुत ही चर्चित रचना है युगवाणी, उसको खड़ी बोली का पहला प्रगतिवादी काव्य घोषित किया। और हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखने वाले डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने कालक्रम की दृष्टि से रामेश्वर करुण विरचित ब्रजभाषा काव्य करुण सत्सई को प्रथम प्रगतिवादी कवि और काव्य माना। हम देख सकते हैं कि E.M. पोस्टर ने 1935 में पेरिस में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन की स्थापना की थी। ये जो प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन है 1936 में उसी की एक शाखा के रूप में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना भारत में हुई थी, जिसका प्रथम अधिवेशन लखनऊ में मुंशी प्रेमचंद की अध्यक्षता में हुआ था। भारत में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना में सज्जाद जहीर और मुल्कराज आनंद की महत्वपूर्ण भूमिका रही। आरंभ में ही प्रगतिशील लेखक संघ का संरचनात्मक ढांचा बहुत उदार बनकर हमारे सामने आया और प्रगतिशील विचार रखने वाले, प्रगतिशीलता के पक्षधर जो भी विद्वान थे, चिंतक थे, समालोचक थे, चाहे उनकी विचारधारा कोई रही हो, उससे जुड़ रहे थे। किंतु कुछ ही समय में यह मंच अपने मूलभूत दर्शन और सोच के कारण मार्क्सवादी विचारधारा का पक्षधर बनकर उभरा और वहीं तक केंद्रित रह गया। इसलिए शेष रचनाकारों ने समय के साथ साथ स्वयं को इस मंच से अलग कर लिया। प्रारंभ में एक आकर्षण था, एक नवीनता दिखाई दी थी, तो बहुत से रचनाकार इसकी मूल चेतना को समझे बिना इसकी तरफ आकृष्ट हुए और इससे जुड़ गए। लेकिन जब उन्हें मार्क्सवादी दृष्टि और चिंतन पर केंद्रित प्रतीत हुआ प्रगतिवाद, तो उन्होंने अपने को अलग कर लिया और प्रगतिशीलता एवं प्रगतिवाद ये दो अलग अलग अवधारणात्मक स्थितियां बनकर हमारे सामने आ गई। इसलिए जो प्रगतिशील है वह जरूरी नहीं कि प्रगतिवादी हो, और प्रगतिशीलता आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल
कहीं भी हम खोज सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि प्रगतिशील होना किसी विचारधारा विशेष में बंधना नहीं है। इसलिए उसे हम प्रगतिवाद से भिन्न करके ही देखते हैं। इस दृष्टि से निराला किस रूप में प्रगतिशीलता के पक्षधर हैं? उनकी गद्य और पद्य रचनाओं में प्रगतिशीलता के तत्व कहां और किस रूप में दिखाई देते हैं, इसकी खोज, इसकी समझ हम इस कार्यक्रम में विशेष रूप से कर रहे हैं। प्रगतिशील एवं प्रगतिवाद में जब हम मूलभूत अंतर को समझ लेते हैं तो निराला की प्रगतिशील चेतना को भी समझ सकते हैं। प्रगतिवाद और प्रगतिशील में शाब्दिक अंतर तो है ही, हम देख सकते हैं, क्योंकि वाद जब लगता है तो वह एक खास तरह का आंदोलन बनकर हमारे सामने आता है, जबकि प्रगतिशीलता एक भावना है, एक प्रवृत्ति है, एक विचार है, और वह राजनीति में भी, समाज और संस्कृति में भी, साहित्य में भी, सोच और दृष्टि में भी देखी जा सकती है। प्रगतिवादियों का यह स्पष्ट मत है कि प्रगतिवाद एवं प्रगतिशील में कोई तात्विक अंतर नहीं है। चूंकि समाज की जड़ताओं और प्रतिक्रियावादी शक्तियों को पहचानने का कार्य प्रगतिवादी दृष्टि से ही हो सकता है, ऐसा प्रगतिवादी जो समर्थक हैं, जो विचारक हैं, उनका मत है। किंतु इसमें एक विरोध स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, क्योंकि इसी सोच और दर्शन के चिंतक विचारक कबीर को भी प्रगतिशील और प्रगतिवादी कहते हैं, जबकि प्रगतिवाद और प्रगतिशीलता, इनके अंतर को समझ लें तो हम देख सकते हैं कि प्रगतिशीलता तो बहुत से संस्कृत के कवियों में, भारतीय भाषाओं के कवियों में दिखाई देती है, रचनाकारों में दिखाई देती है, लेकिन प्रगतिवाद तो बाद की प्रवृत्ति है। इसलिए उसे 14वीं 15वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी के कवियों या लेखकों में देखना ये नासमझी का प्रतीक है। प्रगतिवादियों का यह दावा है कि अन्य मत एवं विचारधाराओं व दृष्टिकोण तो यथास्थितिवाद को ही किसी न किसी रूप में बनाए रखने मात्र का प्रयास करते हैं। अतः वह प्रगतिशील नहीं बल्कि प्रगति विरोधी हैं, ऐसा प्रगतिवादियों का मानना है कि जो दूसरी विचारधाराएं हैं, दूसरे मत हैं, वो यथास्थितिवाद को ही किसी न किसी रूप में स्वीकार करते हैं। उनका कहना है कि जो प्रगतिवादी है वो यथास्थिति का विरोधी है, उसे बदलना चाहता है। किंतु जो विचारक उपर्युक्त मत के प्रति आस्था नहीं रखते, उनका विचार इसके विपरीत है। स्वाभाविक है, जो इससे सहमत नहीं है वो प्रगतिवादियों की इस मान्यता से अपनी सहमति नहीं देते। उनका दावा है कि प्रगतिवाद या उसके दार्शनिक स्रोत मार्क्सवाद को न तो अनिवार्यतः प्रगतिशील मानना जरूरी है और न ही प्रगतिशीलता की एकमात्र अभिव्यक्ति। उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं अनेक विचारक जो मार्क्स के काल क्रमानुसार बहुत पहले अस्तित्व रखते थे, जैसे कबीर, जैसे घनानंद, जैसे संत काव्य परंपरा के अनेक उल्लेखनीय कवि, वो सब प्रगतिशील तो कहे जा सकते हैं लेकिन प्रगतिवादी नहीं कहे जा सकते। हम कृष्ण भक्त कवित्री मीरा को प्रगतिशील तो कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सामंतवादी व्यवस्था के विरुद्ध स्वर उठाया और अपने जो कृष्ण प्रेम की अभिव्यक्ति थी उसे पूरी शिद्दत के साथ प्रस्तुत किया, निर्भय होकर, निडर होकर। हम रसखान को भी प्रगतिशील कवि कह सकते हैं।
तो इन दोनों में मूलभूत अंतर है। निराला को भी हम प्रगतिशील कवि ही कह सकते हैं, कहा जाना चाहिए। वो प्रगतिवादी नहीं है। उन्होंने प्रयोग किए, कहीं कहीं प्रयोगवादी प्रभाव उन पर दिखाई देता है। मूल रूप से वो छायावादी कवि हैं और छायावाद के जो 4 आधार स्तंभ हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत और जयशंकर प्रसाद, जो कि इस छायावादी काव्य आंदोलन के प्रवर्तक कवि भी हैं। और जैसा मैंने पहले कहा कि ये चारों कवि प्रगतिशील हैं। इन्होंने अपने समय की समकालीन सामाजिक, सांस्कृतिक, राष्ट्रीय समस्याओं, चुनौतियों को समझा और फिर अपनी दृष्टि से उनके निदान का मार्ग भी प्रशस्त किया और अपनी दृष्टि, अपने दर्शन के माध्यम से हमें अवगत भी कराया। इसलिए प्रगतिशीलता एक व्यापक दृष्टिकोण है जो किसी निश्चित समय या स्थान से सीमित नहीं है। इसके विपरीत प्रगतिवाद एक विशेष दृष्टिकोण है जो निश्चित समय से, स्थान से संदर्भित है। तो प्रगतिवाद एक दृष्टिकोण विशेष का द्योतक है, विचारधारा विशेष का द्योतक है, जो कार्ल मार्क्स से या मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित दिखाई देता है। प्रगतिवाद सामान्यतः प्रगतिशीलता में अंतर्निहित कहा जा सकता है। यानी प्रगतिशीलता एक व्यापक अवधारणा है, एक विराट अवधारणा है। प्रगतिवाद उसका एक आंशिक रूप कह सकते हैं। किंतु जब यह कुछ विशेष बिंदुओं पर एक तरफा और जड़ हो जाता है तो ऐसे में यह स्वयं ही प्रगतिशीलता का विरोधी भी प्रतीत होने लगता है। जो प्रगतिवाद है वह अपने दर्शन, अपनी सोच, अपनी वैचारिकता को एक दर्शन विशेष या विचारधारा विशेष तक सीमित कर देता है, तो फिर वह प्रगतिशीलता का विरोधी बन जाता है। प्रगतिशीलता में यह जड़ता नहीं होती। अगर हम प्रगतिशीलता की प्रमुख प्रवृत्तियों पर विचार करें तो पहली प्रमुख प्रवृत्ति है साम्यवाद में आस्था। प्रगतिशील चिंतन साम्यवादी आस्था पूरी तरह रखता है। मार्क्स ने स्वयं लिखा है कि पूंजीवादी व्यवस्था हिंसक क्रांति के साथ समाप्त होगी, जिसके परिणाम स्वरूप पहले समाजवादी तथा अंततः साम्यवादी व्यवस्था आएगी, जिसमें कोई शोषक और शोषित नहीं होगा। इसीलिए मुक्तिबोध ने लिखा था, लाल क्रांति की लड़ने वाली मजदूर सेना आम, उनको, उनके स्त्री पुरुषों को मेरा लाल सलाम। ये जो मार्क्सवादी दृष्टि से अत्यंत प्रभावित रचनाकार हैं, कवि हैं, चिंतक हैं, उनकी जो दृष्टि है वो इस रूप में हमारे सामने अभिव्यक्त होती है। दूसरी प्रवृत्ति समाजवादी यथार्थवाद है। प्रगतिशील कवियों का झुकाव यथार्थवाद में अधिक होता है, आदर्शवाद या अध्यात्मवाद में तुलना में कम होता है। इसलिए प्रगतिशील कवि यथार्थवादी होने का दावा भी करते और यह समाजवादी यथार्थवाद है। लेकिन जो आदर्शवाद भारतीय सभ्यता और संस्कृति का आदर्श रहा है, जो अध्यात्मवाद, जो पूरी दुनिया जिसके समक्ष, पूरा संसार जिसके समक्ष भारतीय आध्यात्मिक चेतना के समक्ष नतमस्तक होता है, वह इस प्रगतिशील कवियों के समूह में उस तरह से स्वीकार्य नहीं हुआ। इनका यथार्थवाद मूलतः समाजवादी मान्यताओं पर आधारित होता है, जिसके अनुसार मानव के यथार्थ को निर्धारित करने वाली सबसे अधिक शक्तिशाली या ताकतवर अर्थव्यवस्था या उत्पादन प्रणाली ही होती है। इसका मतलब अर्थ और अर्थव्यवस्था, उत्पादन, उद्योग, निर्मिति, इस प्रणाली से इनका
संबंध होता है। इसलिए नागार्जुन ने लिखा, दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद। तो ये जो चेतना है ये बताती है कि इस सोच वाले कवियों रचनाकारों में शोषितों के प्रति भी गहरी गंभीर सहानुभूति प्रकट होती है। प्रगतिशील कविता में शोषक या अन्याय की चक्की में पिसते हुए मजदूर, मेहनत मशक्कत करने वाले, गरीब, किसान और उसी वर्ग के अन्य लोगों के प्रति, अन्य नागरिकों के प्रति, मनुष्यों के प्रति करुणा का भाव, आस्था का भाव, सह अनुभूति का भाव, यह भी इस प्रकार की कविता का एक मुख्य स्वर बनता है। प्रगतिशील कवियों को गहरा विश्वास है कि मजदूर व किसान वर्ग से वंचित लोग ही अंत में जाकर समाज की नियति बदलने की ताकत रखते हैं। तो ये जो मजदूरी से, किसानी से जब वंचित हो जाएंगे तो ये फिर समाज की स्थिति को बदलने का प्रयत्न करेंगे। इसीलिए केदारनाथ अग्रवाल ने अपनी कविता में लिखा, मैंने उसको जब जब देखा लोहा देखा, लोहा जैसे तपते देखा, गलते देखा, ढलते देखा, मैंने उसको गोली जैसे चलते देखा। सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन की आकांक्षा, यह भी इसी सोच, इसी दृष्टि का एक बिंदु है, एक प्रवृत्ति है। प्रगतिशील रचनाकारों ने सामाजिक ढांचे एवं संरचना में क्रांतिकारी परिवर्तन की वकालत की, पक्षधरता की। ये सब गुण निराला में हमें उनकी कविता में अनेक स्थलों पर दिखाई देते हैं। ये जो सामाजिक परिवर्तन है यह मात्र हृदय परिवर्तन से संभव नहीं है। यह हृदय परिवर्तन की जो कल्पना है यह उनके गले नहीं उतरती प्रगतिवादियों और प्रगतिशील रचनाकारों के। जन संघर्ष के माध्यम से ही वो इसकी संभावना तलाशते हैं, खोजते हैं, और उन्हें लगता है जब तक जन आक्रोश, जन संघर्ष उत्पन्न नहीं होगा यह स्थिति नहीं बदलेगी। यह परिवर्तन व्यवस्था में ना होकर व्यवस्था का परिवर्तन, ऐसा वो मानते हैं। यानी पूरी व्यवस्था को ही बदल देने में उनका भरोसा, उनका विश्वास दिखाई देता है। उनके आक्रोश में व्यवस्था के भीतर परिवर्तन की संभावनाएं दिखाई नहीं देती। इसलिए रामधारी सिंह दिनकर ने भी लिखा, सदियों की ठंडी बुझी राख सुग बुगा उठी, मिट्टी सोने का ताप पहन इठलाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। और पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध, यह भी इसी विचारधारा का एक मुद्दा, एक प्रवृत्ति बनकर हमारे समक्ष आता है। प्रगतिशील साहित्यकार एवं कवि के आक्रोश का केंद्र पूंजीवादी व्यवस्था तथा पूंजीपतियों के वर्ग के प्रति भी है। इन चिंतकों, विचारकों, कवियों, रचनाकारों के अनुसार पूंजीपतियों द्वारा स्थापित उद्योगों में उत्पादन का कार्य मजदूर करते हैं, किंतु उससे जो पैदाइश होती है, जो निर्मिति होती है, उस धन को पूंजीपति कब्जा लेते हैं, हड़प लेते हैं। इसलिए आक्रोश पैदा होता है। तो पूंजीपतियों द्वारा जो उद्योग लगाए जाते हैं, जो औद्योगिकरण किया जाता है, उसके प्रोडक्ट या उत्पाद का जो लाभांश है वह मजदूरों तक उतना नहीं पहुंच पाता, जबकि उसके उत्पाद में मुख्य भूमिका
उसी मेहनत मशक्कत करने वाले मजदूर की होती है। इस अधिशेष मूल्य को हस्तगत करके मजदूर का पूंजीपतियों द्वारा शोषण किया जाता है। अतः प्रगतिशील साहित्यकार पूंजीवाद का घोर विरोधी बन जाता है। तू है मरण, तू है रिक्त, तू है व्यर्थ, तेरा ध्वंस केवल एक तेरा अर्थ। ये मुक्तिबोध इस तरह की पूंजीवादी व्यवस्था के नाश की परिकल्पना करते हैं। इसी तरह ग्राम्य संस्कृति के जीवट दृष्टा प्रगतिशील साहित्यकार ग्राम्य प्रकृति की सैलानी नहीं अपितु किसान की दृष्टि से देखने का पक्षधर है। वे वहां एक पर्यटक की तरह नहीं, उस किसान की दृष्टि से उस नैसर्गिक प्राकृतिक सौंदर्य को देखते हैं। ये साहित्यकार जन के प्रतिनिधि हैं, अभिजात वर्ग के प्रतिनिधि नहीं है। ये भ्रमण के लिए नहीं, उसे जीने के लिए उसके पक्षधर हैं। एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना, बांधे मुरेठा शीश पर, छोटे गुलाबी फूल का सजकर खड़ा है। इस तरह प्रकृति का मानवीकरण प्रगतिशील साहित्यकार और कवियों ने भी किया है, किंतु उनकी निगाह आम जन की निगाह है। इसलिए कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कहानी कुतिया सोई उसके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। ये नागार्जुन इस तरह से लिखते हैं। तो ये जो प्राकृतिक उपादान हैं, प्राकृतिक छटाएं हैं, उनको वो समकालीन समस्याओं से जोड़कर देखते हैं। और राष्ट्रीय चेतना भी इसी प्रगतिशीलता का एक हिस्सा रही है। इस प्रगतिशील चेतना के साहित्यकारों ने राष्ट्रीय चेतना से भी युक्त होकर बहुत से गीत कविताएं लिखी हैं। उनकी राष्ट्रीयता का अर्थ छायावादी कवियों से थोड़ा भिन्न है। यह राष्ट्र का महत्व राष्ट्र से वंचित नागरिकों के आधार पर तय करते हैं। जहां न भरता पेट, देश वह कैसा भी हो, महानरक है। इस तरह की बात भी उनमें मिलती है। और प्रेम के उन्मुक्त वर्णन की वकालत भी ये कवि करते हैं। ये वो पारंपरिक भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों से लिप्त प्रेम या संलिप्त प्रेम या आसक्त प्रेम, उसमें उनका विश्वास उतना नहीं है। वे प्रेम साहित्य के प्रत्येक युग का महत्वपूर्ण विषय रहा हो, लेकिन प्रगतिशील साहित्यकार इससे अछूते नहीं थे। इसलिए उन्होंने प्रेम को प्रकृति की गोद में जाने की अपेक्षा उससे अलग हटकर अपनी दृष्टि से उसे अभिव्यक्त करने की परिकल्पना की है। तो हम देख सकते हैं कि मिलकर वे दोनों प्राणी दे रहे खेत में पानी। इस तरह की प्रगतिशील चेतना उनके शिल्प में, काव्य वस्तु में, प्रबंधात्मकता में, भाषा में, इन सब में दिखाई देती है। वो लोक धुन पर भी विशेष बल देते हैं, लोक भाषा पर भी बल देते हैं। उनके प्रतीक भी लोक से पैदा होते हैं, उनके बिंब भी लोक से पैदा होते हैं, उनकी व्यंग शक्ति भी वहीं से पैदा होती है। यह मूलतः प्रगतिशील चिंतन का एक आयाम, एक प्रवृत्तिगत परिचय हमारे सामने आया। तो मित्रों, आज हम इस विषय को यहाँ विराम देते हैं और निराला की प्रगतिशील चेतना, इस पर फिर आगे हम चर्चा करेंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।